तू की जाने यार फरीदा, रोटी बंदा खा जाती है। हम सारे भी लेबर हैं, हम समझते नहीं है, हम मेहनत कश हैं, अपना पैसा बड़ी मुश्किल से कमाते हैं। एक दूसरे को गले ना मिलें, हाथ ना मिलाएं, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखें। बहुत सारी खतरनाक बीमारियां और उनका फैलाव रोका जा सकता है। मैं ये सोचने पर मजबूर हूँ कि हम 5000 का नोट तो बंद नहीं कर सके, सारे नोटों को कैसे बंद करेंगे। और IMF स्टाफ लेवल एग्रीमेंट करने के लिए भी तैयार नहीं है। मैं कंटेंट को लेके भी बहुत रिवोल्यूशनरी स्टेप उठा रही हूँ। एक तो लोग वहाँ डिस्प्लेस हुए कि शायद आज तक बेघर ही फिर रहे हैं। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर व आफियत के साथ होंगे। हफ्ते का आगाज़ है, 1 मई है, लेबर डे है और यकीनन मज़दूरों के आलमी दिन पर आज छुट्टी मनाई जाती है पाकिस्तान में, जिसकी वजह से जो उजरत कमाने वाले मज़दूर होते हैं, जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, इस छुट्टी के दिन वो अपनी 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से कमाते हैं। मज़दूर के हालात बड़े मुश्किल हैं सहरिश, लेकिन मैं यहाँ पर नबी करीम आक़ाए दो जहाँ रहमतुल्लिल आलमीन वजाए तख्लीक़ कायनात नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम आपके सामने पेश कर दूँ कि मज़दूर को उसकी उजरत उसका पसीना सूखने से पहले दे दिया करो। तो यकीनन आज जो हमारे मुल्क में हालात हैं सहरिश, हमारे मुल्क में हम जानते हैं पर्ची बहुत चलती है, नेपोटिज्म एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, उसके साथ साथ सेठिज्म एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से लोगों को अपनी वेजेस टाइम पर नहीं मिलती हैं। इसलिए मैं अपील करता हूँ आज लेबर डे के ऊपर कि खुदारा लोगों को उनका 2 वक्त की रोटी कमाने का जो वाहिद जरिया होता है, जो उनकी उजरत होती है, वो वक्त पे दे दिया करें। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा तलहा कि 2 वक्त की रोटी कमाना बहुत मुश्किल है और ऐसे में इस्तेहसाल भी किया जाता है और मज़दूर एक ऐसा तबका है जो बर्दाश्त करता है। और कहते हैं ना कि तू की जाने यार फरीदा, रोटी बंदा खा जाती है। क्या बात। तो बहुत ही मतलब ये सिचुएशन ऐसी है कि इस पर सोचना पड़ेगा अरबाब इख्तियार को कि किसी का इस्तेहसाल नहीं होना चाहिए, आपको जवाबदेह होना पड़ेगा। मैं बात आगे बढ़ाऊंगी, वो इकबाल का शेर है ना कि तू कादिर व आदिल है मगर तेरे जहाँ में है तल्ख बहुत बंदा है मज़दूर के औकात कार ही कोई नहीं है, जितना चाहो काम लो, तनख्वाह टाइम पर दो ना दो, बढ़ाओ ना बढ़ाओ, वो गुजारा कर लेगा, इनका गुजारा हो जाएगा। ये सूरत हाल है हमारे मुल्क में। लेकिन हमारे मुल्क में अगर तरक्की याफ्ता ममालिक की बात की जाए सहरिश, तो वहाँ जानते हैं लेबर लॉज होते हैं, वहाँ पर आप किसी को आसानी से ऐसे नौकरी से निकाल नहीं सकते, निकालते हैं तो उसके लिए उसकी एडवांस तनख्वाहें देनी पड़ती हैं। साथ साथ कोई बेरोज़गार हो तो अनएम्प्लॉयड बेनिफिट्स होते हैं, उनके लिए मदद की जाती है। सैडली हमारे मुल्क में मज़दूरों के लिए कोई राइट्स हैं कानून में ज़रूर, आइन में ज़रूर, लेकिन हकीकी तौर पर ज़मीनी हक़ाइक़ ये बताते हैं कि उन्हें कोई राइट्स दिए जाते हैं। बिल्कुल, और अब शामिल करते हैं बड़ी खबर। मजदूर के दिन मजदूर को छुट्टी न मिली। आलमी यौम मजदूर पर तमाम मर्रात याफ्ता तबका छुट्टी मना रहा है, लेकिन मजदूर बेचारा आज के दिन भी रोजगार के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहा है। क़याम पाकिस्तान से अब तक 75 साल में बहुत कुछ बदला, मजदूर की हालत ज़ार क्यों ना बदल सकी, आज के शो में इस पर बात करेंगे। समथिंग टू बी वेरी हैप्पी अबाउट। कौम के लिए बड़ा एजाज, पाकिस्तान की पहली खातून आर्किटेक्ट यास्मीन लारी को माहौल दो स्ट्रक्चर्स की तामीर पर रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स ने गोल्ड मेडल से नवाज दिया। यास्मीन लारी के स्ट्रक्चर तबाह होते तो माहौल को बचाने में उम्मीद है। मॉन्की पॉक्स खौफ की अलामत बन गया, लेकिन ये वायरस है क्या, कैसे काम करता है और इसने किस तरह से लोगों को पकड़ रखा है, आपने बचाव के लिए क्या एहतियात इस्तेमाल करनी है। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद इकरम दुनिया बोल है के मेहमान होंगे। और क्या पाकिस्तानी ड्रामों की मिकदार उनके मयार को मुतासर कर रही है। आज के प्रोग्राम में शायकीन में छिड़ी बहस का जवाब भी तलाश करने की कोशिश करेंगे जी। और अब हमारे जो ट्रेंड्स हैं उसका जिक्र करेंगे। ट्विटर पर सारिफीन क्या बात कर रहे हैं, क्या गुफ्तगू हो रही है। तो पहला जो ट्रेंड है वो जनाब मज़दूरों के आलमी दिन के मौके पर मज़दूरों को उनकी खिदमात के तरफ में खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। इस ट्रेंड में अब तक हज़ारों सारिफीन लेबर डे के हवाले से ट्वीट्स कर चुके हैं। यकीनन मज़दूरों की आवाज़ पूरी कौम बनी हुई है, लेकिन पूरी कौम ये मुतालबा कर रही है कि मज़दूरों के हालात को बेहतर किया जाए, उनकी ज़िंदगी के मयार को बेहतर किया जाए, क्योंकि यकीनन जो कमाते हैं उससे मुश्किल से 2 वक्त की रोटी, इस वक्त जो महंगाई की शरह है, जो हमारे लोकल स्टेटिस्टिशियन है वो ये कहते हैं कि 40% के करीब है,
जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है वो कह रहे हैं पाकिस्तान में महंगाई की शरह 60% के करीब है। यानी अगर आपके पास 100 रुपया था तो उसमें से 60 रुपये समझिए चला गया है, आपके पास 40 रुपये की ताकत बची है। तो इस वक्त पाकिस्तानी रुपए की ताकत ने पाकिस्तान के मजदूर को बड़ा परेशान किया हुआ है। डॉलर रोज़ाना बढ़ रहा है, मजदूर के कानून होने के बावजूद उन्हें राइट्स मिलते नहीं हैं, टाइम पे उन्हें पैसे मिलते नहीं हैं। ये बहुत अफसोस की बात है, काश के इन्हें एहसास हो जाए। बिल्कुल। और पता है जब आपका इस्तेसाल हो और आपको वक्त पे तनख्वाह ना मिले और तनख्वाह कम हो और आपके जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो, तो फिर वो कहते हैं ना कि तलहा कि हमें एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है। जिसके नाम पे आज छुट्टी होगी वो काम पर जाएगा, छुट्टी के सब मजे ले रहे हैं और जिनकी वजह से छुट्टी है उनके साथ जो सीन है वो कोई सोच भी नहीं रहा। अल्लाह उनको रहम फरमाए। मजदूर के हक में आवाज़ उठाने के लिए आज कहाँ कहाँ बात हो रही है, एहतजाज हो रहा है या तकरीब का इनेकाद किया गया है। जानते हैं इस्लामाबाद में मौजूद है हमारे नुमाइंदे एडी खान। एडी खान बताइएगा किस जगह पर मौजूद है, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त अपारा मार्केट में मौजूद हूँ जहाँ पर आज 1 मई के हवाले से हम प्रोग्राम भी कर रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से छुट्टी भी दे दी गई है, लेकिन मरात याफ्ता तबका छुट्टी ज़रूर कर रहा है। मज़दूर अगर आप देख सकें, हाजी शबीर अहमद आपको दिखा सकें, तो मज़दूर आज भी अपने लिए इस जगह पर बैठा है और इंतज़ार कर रहा है कि उन्हें मज़दूरी मिलेगी, कुछ कमा कर जाएंगे तो शाम को घर के लिए आटा, दाल और सब्ज़ी लेकर जा सकेंगे। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट भी इतनी ज़्यादा है कि कारीगर भी हैं तो वो फुटपाथ पर बैठकर मज़दूरी के इंतज़ार करने पर मजबूर हैं कि आजकल मज़दूरी मिलना या काम मिलना उनके लिए बहुत मुश्किल हो चुका है। फैक्ट्रियों में कारोबार बंद हो चुके हैं, मज़दूर बहुत ज़्यादा आपका फुटपाथ पर आ चुका है। मेरे साथ एक ऐसे मज़दूर भी मौजूद हैं, ये एक अच्छे कारीगर हैं लेकिन काम नहीं मिल रहा और आज 1 मई को भी मज़दूरी के लिए ये फुटपाथ पर बैठे इंतज़ार कर रहे हैं। बताइएगा कहाँ से आप आए हैं, क्या क्या काम जानते हैं और क्या आज छुट्टी थी, यौम मज़दूर की छुट्टी क्यों नहीं की? सर छुट्टी कैसे करता कि हालात ही ऐसे हैं कि मेरे घर में बच्चों को खाने के लिए कुछ नहीं आता। मैं छुट्टी का मुझे क्या पता है कि मज़दूर डे क्या होता है। मैं तो सुबह दिहाड़ी लगाने के लिए आया हूँ, ये बाराकों से आ रहा हूँ। तो किराए भी इतने हैं कि पैदल चल नहीं सकते हैं। 50-60 रुपया किराया है टोटे का और यहाँ अगर पहुँचा हूँ सुबह 6 बजे से लेकर अभी 10 बजने वाले हैं, मुझे कोई काम नहीं मिला है। मैं एक अच्छा कारीगर भी हूँ, कुकिंग का काम भी जानता हूँ, तंदूर का भी काम जानता हूँ, लेकिन काम ना मिलने की सूरत में मेरी कारीगरी किस काम की, इसलिए बहुत परेशान है। महंगाई ने इतना मुश्किल कर दिया है कि अगर सब्ज़ी के लिए पैसे हमारे पास होते हैं तो आटे के लिए नहीं होते हैं, आटे के लिए होते हैं तो चीनी के लिए नहीं होते हैं। हमारा तो जीना हराम हो गया है, हम तो बहुत परेशान हो गए हैं। मजदूरी नहीं मिलेगी तो दिन में इधर खाना कहाँ से कहीं से मिलता है या भूखे पेट बैठना पड़ता है? नहीं सर, कहीं से भी नहीं मिलता। यहाँ बैठे रहते हैं, बस भूखे बैठे रहते हैं। शाम को घर जाते हैं तो फिर घर में कुछ होगा तो खाएँगे, नहीं तो उधर भी भूखे रहेंगे। मजदूरी मिलेगी तो शाम के लिए बच्चों के लिए भी कुछ लेकर जा सकेंगे, खुद भी खा सकेंगे, नहीं तो सारा दिन इंतज़ार करेंगे। क्या कहते हैं आप, हुकूमत की लेवल पे कोई इंतज़ाम किया जाता है कि मज़दूर को अगर 1 डे की छुट्टी मना रहे हैं तो मज़दूरों को कुछ दिया जाता है या सिर्फ नाम की छुट्टी है? सर मसला ये है, हम दाली बेरोज़गार लोग अपारे में आके बैठ गए हैं कि हमारे लिए भी कुछ ना कुछ नाली होना चाहिए कि हम मजबूर हो गए। हम कारीगर आदमी हैं, कोई नाली लंजू पंजू नहीं है। ये मसला है हमारे लिए बहुत मुश्किल, और जो हम गुजारा करते हैं हमें पता होता है कि दिन को भी हम भूखे नाली पे बैठे रहते हैं, कुछ भी हमें नहीं मिलता है। हम जब शाम को जाते हैं घर वाले भी मुझे तंग करते हैं, भाई आप दिन को कह तो रहे हैं शाम के लिए नाली किचन चलाने के लिए आपने कुछ भी नहीं लाया, हम किधर से लाएंगे? मज़दूरों की बात आपने सुनी, अगर वो कुछ कमाएगा तो किचन के लिए कुछ लेकर जाएगा। अब पहले गवर्नमेंट में लंगर खाने होते थे जहां पर मज़दूर जाकर लंगरों पे कुछ खा लिया करते थे, लेकिन अभी सूरत हाल ये है कि सारा दिन अगर मज़दूर इधर बैठे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अफसोस हो रहा है यहाँ पर मौजूद मज़दूरों की बातें सुन के, जितने वो परेशान हैं। और ख़ास तौर पर इस माहौल में जब मुआशी हालात इतने ख़राब हैं कि एक नॉर्मल सैलरी वाला बंदा भी परेशान है, तो ऐसे में मज़दूरों की क्या हालत होगी इसका अंदाज़ा इनके जज्बात से लगाया जा सकता है। एडी खान, बहुत शुक्रिया आपका इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए। बराबरी पार्टी से जवाद अहमद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जवाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जवाद साहब, किस तरह देख रहे हैं आप इस सारी सूरत हाल को? इस्तेहसाल आखिर कब तक चलेगा? अच्छा देखेंगे तो बड़ा ही जो है मुश्किल सवाल आपने किया है। हमारी तो पार्टी खड़ी ही उन लोगों के लिए है जिनको लोग समझते हैं कि वो लेबर है, इसके लिए फिर वो लेबर डे भी मना रहे हैं आज 1 मई। एक्चुअली तो ये लोग मालिक हैं इस मुल्क के, ये लोग चलाते हैं इस मुल्क को।
और इनमें हैं कौन लोग, ये भी समझना जरूरी है। एक्चुअली जो मिडिल क्लास होती है, जो कि पढ़ी लिखी है, आप लोग भी हैं, मैं भी हूँ, हम सारे भी लेबर हैं एक्चुअली। हम समझते नहीं हैं, हम मेहनत कश हैं, अपना पैसा बड़ी मुश्किल से कमाते हैं, नौकरी करते हैं या छोटा मोटा बिजनेस करते हैं। कोई इस मुल्क के अंदर जो ज़राए पैदावार है उनके मालिक नहीं है हम लोग, ना जगीरों के, ना जमीनों के, ना अदारों के, ना फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज के। इसी तरह जो बाकी लोग गरीब हैं, बिल्कुल जिसको हम बिल्कुल गरीब लोग कहते हैं, वो भी मेहनत कश हैं। वो फैक्ट्रियों के भट्टियों के सामने खड़े होते हैं, वो जाके वो टिल करते हैं, जो लैंड है, जो जिसको हम कहते हैं कि उबाई बीजी करते हैं, हमारे लिए गल्ला उगाते हैं। तो ये सारे लोग जो हैं, इनकी पार्टी कोई नहीं है इस मुल्क के अंदर। मैं क्यों कह रहा हूँ ये? देखिए, पार्टी अगर इन लोगों की हो ना, तो फिर यही लोग पार्टी के अंदर इलेक्शन भी लड़ रहे हो। जैसे लेबर पार्टी में लोग इलेक्शन लड़ते हैं, सादिक खान जैसे लोग जो है वो मेयर बन जाते हैं लंदन के। इसी तरह अभी इंडिया में आम आदमी पार्टी आई है, तो ये लोग अपने आम लोगों को खड़ा करते हैं और मेजोरिटी इनकी खड़ी होती है, मतलब 90% लोग यही खड़े होते हैं। अब आप पार्टीज देखें जो आपकी हैं सारी। सर, तो लेकिन मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ जवाब साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अल्लाह करे कि ये लोग रोटी कपड़ा और मकान की मजबूरियों से निकलकर पॉलिटिक्स को और सोसाइटी की तरफ भी अपना किरदार अदा करें। लेकिन इशू ये है, मैं जो सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ जवाब साहब, कि हम लेबर, आपने कहा ना हम लेबर डे मनाते हैं, हम क्यों लेबर डे मनाते हैं? हम लेबर डे के ऊपर देखते हैं मुख्तलिफ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस बड़े बड़े फंक्शंस का इनेकाद करती है और वहाँ पे मजदूरों के हुकूक की बात की जाती है, उनके राइट्स की बात की जाती है। पर रियलिटी ये है कि मजदूर, जो इंसान मजदूर है, उसके हालात बेहतर करने के लिए कुछ नहीं किया जाता। वर्ड्स आर ऑल दे हैव टू टेक योर हार्ट अवे। सिर्फ लफ्जी गोलाबारी होती है, हकीकतन ज़मीनी हकायक वही के वही रहते हैं, कुछ नहीं बदलता। छुट्टी सबको मिलती है, हैप्पी लेबर डे सब बोलते हैं, मनाते ज़रूर हैं, क्यों? देखिए जी, आई एग्री विद यू कम्प्लीटली। मुझे बड़ा अच्छा लगा है कि आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आप दोनों ही बल्कि पढ़े लिखे हैं और इस चीज़ से बात कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि एक फ़ैशन है, ये फैशनेबल चीज़ है। लोग जो हैं वो, जिस तरह आपने कहा कि क्या हाल है, जब किसी से पूछते हैं तो ये नहीं अगला पूछता कि आपका हाल जो है, वो उसके बाद ये भी पूछना है कि हाल ख़राब तो नहीं है, कि पैसे तो नहीं चाहिए, बस इतना ही काफ़ी होता है। तो ये एक रस्मी चीज़ बन जाती है। तो लेबर डे भी ऐसे बन गया। तो मुझे लगता है कि हम, अब आज मैंने भी जाना है, कुछ फंक्शंस पे जाऊंगा, तकरीरें होंगी, और लेकिन एक्चुअली प्रैक्टिकली काम को नहीं होता। मैं थोड़ी सी हिस्ट्री लेकिन बताना चाहूँगा। मैं क्यों बताना चाहूँगा? क्योंकि पाकिस्तान में जो इस वक्त हो रहा है, इसमें से अमेरिका भी गुजरा है और अमेरिकन लेबर भी गुजरी है, मतलब उनकी वर्किंग क्लास गुजरी है। फिर यूरोप ने इसको ट्रेडिशन के तौर पर बनाया। हुआ ये था कि 1886 में शिकागो में सिर्फ इसलिए लोग निकले थे कि 12-12 घंटे काम करते थे। उन्होंने कहा हमें 8 घंटे का सिर्फ जो है काम करवाएं और उसके बाद ओवर टाइम दें। सिर्फ इस बात पे निकले थे। उस पर उन पर गोली चली, लोग मरे। उसके बाद यूरोप में या अमेरिका में नहीं हुआ। बड़ी अजीब बात यह है कि अमेरिका में लेबर डे को नहीं वहाँ पे 1 सितंबर को ये लोग मनाते हैं। यूरोप ने भी ट्रेडिशन बनाई। कनाडा, अमेरिका में नहीं, उनका मे डे होता है, उनका लेबर डे होता है 1 मंडे जो होता है ना सितंबर का, जो भी डेट आती है सितंबर की, कोई भी जो डेट होगी, जो लेकिन 1 मंडे जो होगा वो उनका लेबर डे होगा। वो उनका अपना, उन्होंने इसलिए बनाया है ताकि दुनिया के अंदर ये वाला मामला ज़्यादा ना जड़ पकड़े। क्योंकि आपको पता है दुनिया में कैपिटलिज्म का जो सबसे बड़ा जो अलम बरदार है वो तो अमेरिका है। लेकिन मजे की बात ये कि यूरोप ने इसको जवाद साहब, आप जो तारीख दोहरा रहे हैं, बिल्कुल ये हम लोगों ने पढ़ी भी है, आप भी जानते हैं, सबको मालूम है। लेकिन वहाँ पर जब ये इनकलाब आया तो उसके बाद वहाँ पर कानून साजी की गई, कुछ प्रिंसिपल्स बनाए गए जिनको आज भी फॉलो किया जाता है। वहाँ पर डेली बेसिस पर वेजेस मिलती हैं और ये हो ही नहीं सकता कि किसी को पैसे ना दिए जाए, काम ले लिया जाए। यहाँ पर ये सिलसिला कब शुरू होगा? बातें भाषण सभी देते हैं, प्रैक्टिकली कुछ नहीं हो पाता। हमारा ध्यान तो सारा फोटोशूट की तरफ है कि हमने आटा तकसीम करना है, लाइनों में लोग लगेंगे, आके सलाम भी करेंगे, हमारी पिक्चर भी खिंचेगी और बस एडवर्टाइजमेंट होगी। क्वेश्चन दैट नीड्स टू बी आंसर्ड, अगर आप पावर में आते हैं, आप इलेक्शन जीतते हैं, आप क्या करेंगे मजदूरों के लिए कि उनके हालात बदलें? पहली बात हुई है कि मैं तो इलेक्शन में जा ही नहीं रहा। खुद हमारी पार्टी जो लोग बना रहे हैं ना, मिडिल क्लास के लोग हैं जिनके पास इतने पैसे हैं कि वो चला सकते हैं और ऐसे ऐसा पैगाम पहुंचा सकते हैं। हम इलेक्शन नहीं लड़ रहे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ पार्टी बिल्ड कर रहे हैं ताकि आम लोग इलेक्शन लड़ें इस प्लेटफॉर्म से। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट वजाहत थी देने वाली थी। अच्छा, जब ये लोग इलेक्शन लड़ेंगे और अगर पार्टी का नाम और पैगाम पूरे मुल्क में चला जाए और उनको पता चल जाए आम लोगों को कि अरबपति खरबपति लोग जो हैं, जो सैकड़ों हज़ारों कनालों में रहते हैं, वो उनमें से है ही नहीं,
ये उनके लिए इलेक्शन लड़ ही नहीं रहे, ये अपने लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं और अपनी वजारत के लिए लड़ रहे हैं, अपनी वजारत उज़्मा के लिए लड़ रहे हैं। तब ये पता चल जाएगा तो फिर ये पार्टी को इसको रोक कोई नहीं सकता। देखें अभी इंडिया में आम आदमी पार्टी बनी है आपके सामने, उन्होंने दिल्ली में हुकूमत की कर रहे हैं, दूसरा टर्म कर रहे हैं, और सेकंड जो उन्होंने जो किया है वो 2/3 मेजोरिटी से ज़्यादा लेके गए हैं। पंजाब में अब इलेक्शन जीते हैं वो। इंग्लैंड में लेबर पार्टी की एक ट्रेडिशन है, इतनी पुरानी है, वो सबसे बड़ी 2 पार्टीज में से एक पार्टी है। ये चीज़ें डूबल हैं, बाहर भी हैं, एडवांस कंट्रीज़ में भी, यहाँ पर भी है। इंडिया ने अभी आपको दिखाया करके। तो मसला सिर्फ ये है पाकिस्तान में कि इस वक्त जो आपका पॉलिटिकल जो एक एटमोसफियर है ना, उसके अंदर इस तरह की पार्टी की गुंजाइश नहीं पैदा की जा रही। इसमें मीडिया का तो हाथ डेफिनेटली थोड़ा बहुत है। असल हाथ है जो आपके पॉलिटिशियंस है ना, वो आपस में लड़ रहे हैं और वो सारे एक दूसरे के साथ ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमें ये ताकत, हमें पैसा और हमें शोहरत जो है उसके अंदर आपको जवाद साहब ये तो फिर एक हवस है ना ताकत की। गरीब आदमी के सोशल सिक्योरिटी, पेंशन, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं तो मुझे क्या बताएगा जवाद साहब, ये माइंडसेट कभी चेंज हो पाएगा कि हमने देना है, हमारे पास ताकत हो? ये माइंडसेट कब बनेगा कि लोगों को मांगना ही ना पड़े, उनके डोर स्टेप पर उनको बेसिक नेसेसिटीज मिले, खुशहाली हो? बातें सभी जमहूरियत की करते हैं लेकिन माइंडसेट कुछ और है। क्योंकि पॉलिटिकल लीडरशिप जो है एक तो इन लोगों से नहीं है, और फिर जो पॉलिटिकल पावर जिन लोगों के पास इस वक्त है, चाहे वो पीडीएम हो, चाहे वो पीटीआई, कोई भी पार्टीज हो, और भी जो उनके एलाइज हैं, अब चौधरी परवेज इलाही जो अरबपति आदमी है, ये सारे लोग जो हैं ये जिनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनके साथ इनका ताल्लुक कोई नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि देखिए पावर स्ट्रक्चर तोड़ने का मामला है, और वो तोड़ना कोई वो नहीं होता कि आप कोई उसके लिए एग्रेशन करें। आपको एक कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ता है, आपके पास इलेक्शन सर, स्टेटस को चैलेंज करना होता है सर, स्टेटस को चैलेंज करना बहुत मुश्किल है हमारे मुल्क में। लेकिन जवाद साहब, जिस बात पे मेरा दिल बहुत ज्यादा टूटता है, रोता है, वो ये है कि मुकन्निना लेजिस्लेटर्स जिन्हें हम कहते हैं, पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होते हैं, वो कानून जब उनको बनाना होता है किसी अपनी पार्टी के किसी मकसद के लिए, किसी सियासी मकासद को हासिल करने के लिए, इलेक्शंस को डिले करने के लिए, किसी इदारे की पावर्स को कम करने के लिए, किसी नाअहल शख्स को अहल करने के लिए, तो वो 1-2 दिन में बन जाता है। लेकिन किसी गरीब के लिए, किसी पाकिस्तानी के लिए, 19 कहते हैं ना कि इस वक्त हम 2023 में रह रहे हैं सर, 1850 का कानून भी इस वक्त पाकिस्तान में नाफिजुल अमल है, उसको कोई अपडेट नहीं करेगा, उसको कोई नहीं देखेगा, उसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाएगा, चाहे एग्रीकल्चर का हो, इकोनॉमी का हो, सोसाइटी का हो। हाँ, सियासी मकासद के लिए 1-2 दिन में कानून बन जाएगा। तो हमारे मुकन्निना का किरदार वाज़ेह है कि वो एक पाकिस्तानी का हाल बेहतर करने को तैयार ही नहीं है, वो तो और किसी और रीजन से वो पावर में आए हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं इसमें ऐड एक चीज़ करूंगा, सिर्फ एक ऐड ये करूंगा कि देखें इसमें सिर्फ मुकन्ना नहीं है, बाकी सारे इदारे भी उस वक्त आते हैं, आपस में लड़ते हैं जबकि मसला अमीरों का ही हो, उनकी आपस की लड़ाई हो रही हो, उसमें ये फरीक बन जाते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ, मैं ना लैंड रिफॉर्म्स का जो केस है उसका पिटिशनर हूँ, और मैं उस वक्त से हूँ जब मैं बिल्कुल नहीं पार्टी कोई थी हमारी। मैं तो बात कर रहा हूँ, मेरा ख्याल है ये बात है 2013-14 की, मैं उससे पिटिशनर हुआ था और मैंने कहा था लैंड रिफॉर्म्स का केस सुना जाए, तो वो इन्होंने नहीं सुना। तो साकिब निसार जो हैं चीफ जस्टिस साहब एक दफ़ा वो मेरे साथ बैठ गए गैरिसन यूनिवर्सिटी में, और मेरे साथ मोशल लुकमान थे, मैं तो और वो थे। तो मैंने उससे डायरेक्ट वही सवाल पूछ लिया, नौजवान बैठे हुए थे सारे। मैंने कहा आपने जनाब वो नहीं सुना, सो मोटो नहीं लिया, तो हमने केस किया हुआ है, तो आप पिटिशन की हुई है, आप नहीं करते उसको। तो उन्होंने आगे से जवाब क्या दिया वो आप सुने कि जनाब रिकॉर्डेड है हमारे पास, कि जी बात यह है कि वो मुझे सुनना चाहिए था लेकिन मैं नहीं सुन सका, मेरी गलती है, लेकिन मुझे यकीन है कि आने वाले चीफ जस्टिस से ज़रूर सुनेंगे। अब तो ये तो हाल है। अभी लैंड रिफॉर्म्स का जो केस है वो इस मुल्क के अंदर जो मोनोपोलाइज्ड पॉलिटिक्स है ना, उसको ब्रेक करने का सबसे बड़ा जरिया है, लेकिन वो नहीं किया। इंडिया ने कर दिया, बांग्लादेश ने कर दिया, पाकिस्तान ने नहीं किया। दूसरा आज तक उसका केस ही नहीं सुना जाता। तो इसलिए देखें ये सारे इन्वॉल्व हैं। बिल्कुल। और सबसे बड़ी जो एक पॉइंट है जो कि मेरा ख्याल है कि जिससे सब चीजें इंटरलिंक्ड है, वो है रूल ऑफ लॉ। जब तक हमारे मुल्क में ये खौफ नहीं होगा ना कि अगर मैंने किसी मजदूर का इस्तेसाल किया या उसका हक उसको अदा ना किया तो मुझे कानून के कटहरे में खड़ा होना पड़ेगा या मुझे सजा हो सकती है, जब तक ये खौफ नहीं पैदा होगा चीजें ठीक नहीं होंगी, ऊपर से लेके नीचे तक। लेकिन मजदूर के लिए कोई चीजें ठीक करना ही नहीं चाहता ना जवाब साहब। सैड पार्ट तो ये है, वो जो लो इनकम के लिए घर बनाए गए थे वो ओवरसीज पाकिस्तानियों को भेज दिए गए। हम देख रहे हैं तो मजदूरों के लिए कुछ किया ही नहीं जा रहा है, कुछ ऐसा काम ही नहीं किया जा रहा सिवाय BISP, जिसके अंदर 200-300 अरब रुपए लगा दिए जाते हैं। मैं हमेशा से कहता हूँ 200-300 अरब से कुछ फैक्ट्रियां लगा देते तो उन लोगों को रोजगार मिल जाता। हम कब तक लोगों को हाथ फैलाने की आदत देते रहेंगे? बिल्कुल। और सबसे बड़ी जो एक पॉइंट है जो कि मेरा ख्याल है कि जैसे सब चीजें इंटरलिंक्ड है, वो है रूल ऑफ लॉ। जब तक हमारे मुल्क में ये खौफ नहीं होगा ना कि अगर मैंने किसी मजदूर का इस्तेसाल किया या उसका हक उसको अदा ना किया तो मुझे कानून के कटहरे में खड़ा होना पड़ेगा या मुझे सजा हो सकती है, जब तक ये खौफ नहीं पैदा होगा चीजें ठीक नहीं होंगी, ऊपर से लेके नीचे तक। लेकिन मजदूर के लिए कोई चीजें ठीक करना ही नहीं चाहता ना जवाब साहब।
देखिए इस मुल्क में जो इम्पोर्टेंट इश्यूज है ना जिस पे सियासत होनी चाहिए, सबसे पहला इशू ये है कि यहाँ पे जो लोग काम करते हैं, जो बेचारे घर से निकलते हैं, मिनिमम वेज तक जिनको दी जाती है, 25,000 कही जाती है, वो भी नहीं मिलती। और कॉन्ट्रैक्ट लेबर है इस मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा, कोई किसी किस्म का कोई आपका ना पेंशन है, ना सोशल सिक्योरिटी है, ना ओवर टाइम है, ना आप जो हैं वो EOBI यानी ओल्ड एज बेनिफिट्स के लिए क्वालिफाई करते हैं। तो ये किसी पार्टी के मंशूर में देखा आपने किसी पार्टी के मंशूर में देखा है? या अब आजकल भी जो आप रोज़ टीवी देख रहे हैं, आप तो खुद टेलीविज़न के लोग हैं और मीडिया के यंग लोग हैं, आप मुझे बताइए कहीं पे आपने ये हाईलाइटेड खबर देखी है या टिकर देखे हैं कि जी हम इस मुल्क के अंदर ये लेके आएंगे, ये करेंगे? वो नहीं करते। सारा दिन आपके सामने जो सिचुएशन होती है वो ये होती है कि जी जवाद साहब बिल्कुल वो तमाम फैक्ट्स हैं क्या कह रहा है जो बिल्कुल वाज़ेह हैं, ऑब्वियस हैं। जवाद साहब आपके लास्ट वर्ड्स क्या होंगे लेबर डे के हवाले से, पैगाम आप देना चाहें? देखिए मैं तो आपके चैनल का जो तवज्जुह से मतलब फ़ायदा इस चीज़ का ये उठाऊंगा कि बराबरी पार्टी जो है वो है ही उन लोगों के लिए। हम तो सिंपल बात करें कि हमारी कोई लड़ाई खुदा न खास्ता वो नहीं है कि अमीरों के साथ या सरमायादारों जागीरदारों के साथ कि हम उनके दुश्मन हैं, लेकिन देखिए उनकी पार्टीज़ हैं, हमारी पार्टी नहीं है हमारे तबके की, इसलिए हमारी आवाज़ को नहीं सुनता। वो खुद रूल भी करते हैं, आवाज़ भी खुद ही बना लेते हैं। इस पार्टी को ज्वाइन करें, बराबरी पार्टी को, खुद इसको चलाएँ और ये चल सकती है, पूरे पाकिस्तान में उसका पैगाम पहुँचाएँ। जब ट्रेड यूनियन चल सकती हैं, चंदे से चल सकती हैं, तो आप लोग क्यों नहीं अपने मकामी जो है इलाके उसके अंदर ये चला सकते हैं? आप चला सकते हैं, हम आपको बताएंगे आप कैसे चला सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। जवाद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे और बड़ा अच्छा उन्होंने बता दिया तमाम मजदूरों को जो इस वक्त देख रहे हैं कि अपने अंदर यूनिटी पैदा करें, एका पैदा करें, पार्टी अपनी बनाएं, सियासी टारगेट्स अपने अचीव करें, क्योंकि जब तक आप अपने लिए नहीं उठेंगे और अपने अंदर यूनिटी पैदा नहीं करेंगे और एक आवाज़ होकर अपने मुतालबात नहीं उठाएंगे, कोई नहीं सुनने वाला। बिल्कुल, एक ब्रेक अब ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिए। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक टू दुनिया बोल है। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे लेबर डे के हवाले से, अब हम बात करें कुछ मंकी पॉक्स के हवाले से। पाकिस्तान में आपको मालूम है आए दिन कोई ना कोई वायरस आ जाती है। इस वक्त मंकी पॉक्स पाकिस्तान में फैल रही है स्पीड से और अलर्ट्स जारी कर दिए गए हैं कि आप एहतियात करें क्योंकि बहुत ख़तरनाक है, कंटेजियस, आराम से फैल सकती है और बहुत तेज़ रफ्तार से फैलती है। सैरिश हाँ बिल्कुल तला, और बड़े वो अजीब से रैशेज हैं आपके स्किन पे हो जाते हैं, और ये पर्सन टू पर्सन जो हमारा इंटरेक्शन है उससे भी इसको आप चिकन पॉक्स ना समझिएगा। अच्छा। चिकन पॉक्स से बहुत ज़्यादा खतरनाक है। हाँ शक्ल कुछ मिलती जुलती ज़रूर है, कुछ दाने फोड़े टाइप बन जाते हैं, रैशेज बन जाते हैं, तबीयत ख़राब यानी कि फीवर, फ्लू, बैक पेन, बॉडी एक्स शुरू हो जाते हैं, लेकिन एहतियात कीजिए। अगर आप इसको सही वक्त पर डायग्नोज कर लेंगे, देख लेंगे कि आपको वायरस हो रही है, अद्वियात शुरू कर देंगे, तो यकीनन बचाव मुमकिन है। आखिर ये बीमारी क्या है और इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसकी प्रिकॉशंस क्या हैं, इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं वज़ीर सेहत पंजाब है डॉक्टर जावेद अकरम साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि आखिर ये क्या बीमारी है, इसके बारे में कुछ बताएं, किस किस्म का वायरस है, इसकी अलामात क्या है? जी अच्छा, डॉक्टर साहब से हम फिर से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक सवाल बहुत जरूरी है ना कि इसको मंकी पॉक्स क्यों कहा जाता है, बंदर से इस बीमारी का क्या ताल्लुक है? हमने एड्स के बारे में तो सुना था कि वो बंदर और इंसान की वजह से आई थी, पैदा हुई थी, अब मंकी पॉक्स में भी कुछ मुझे लगता है कि बंदर का ताल्लुक है। सैरिश सही, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अफ्रीका के कुछ कंट्रीज हैं, स्पेशली नाइजीरिया से निकली है, बिल्कुल तभी इसके नाम में मंकी उन्होंने शामिल किया है। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा इसके सिम्टम्स क्या हैं, ये वायरस क्या है, आखिर इसकी वजह क्या होती है, कैसे आया ये? बहुत शुक्रिया जी। मंकी पॉक्स ज़ाहिर है जैसे आप इसके नाम से ही देख सकते हैं कि ये एक एनिमल्स की वायरस थी, मंकीज़ भी इंक्लूडेड थे अफ्रीका में, और ये कई दहाइयों पहले इसका स्विच हुआ जिसको हम ह्यूमन स्विच कहते हैं, और ये डीएनए वायरस है, और ये जब जिस्म में दाखिल होती है बेसिकली ये कांटेक्ट से दाखिल होती है। जब आप किसी ऐसे इंसान के करीब बिल्कुल होंगे, फ़िज़िकल कांटेक्ट यानी वो उसके हाथों के ऊपर या चेहरे पे गले मिलेंगे या उसके कपड़े पहनेंगे, इस किस्म की चीज़ अगर होगी तो वो दाखिल होगी, तो अक्सर 8 से 10 दिन बाद अलामात पैदा होती हैं, और वो वही होती हैं जो किसी भी वायरल डिज़ीज़ की हैं।
यानी जिस्म टूटना, बुखार होना, क्या आना, सर में दर्द वगैरह। और जो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स है, इसके फ़ौरन कुछ एक आधे दिन बाद ही जिस्म पे रैश निकल आती है, लाल रंग के दाने से निकल आते हैं, मेनली चेहरे पे और ज़्यादातर हाथों पे। और इसमें ये जो दाने हैं इनमें ख़ारिश भी होती है शदीद, और कुछ दिन बाद या चंद घंटों बाद ही, 12 घंटे बाद, ये वेजिकल्स बन जाते हैं, फिंसियाँ बन जाती हैं, और उनमें से पानी रिश्ता है। इस पानी में और इन फिंसियों में वायरस मौजूद होती है, और वो वायरस अगर किसी और को आप टच कर जाएं या उसके हाथों को टच कर जाएं, चेहरे को टच कर जाएं या किसी भी बॉडी पार्ट के, तो वहाँ से वो दूसरे आदमी को मुंतकिल होती है। तो अब बेसिकली इसकी ह्यूमन टू ह्यूमन है सारी ट्रांसमिशन। अब वो एनिमल्स वाला तो किस्सा ख़त्म हो गया। तो जावेद साहब ये बताइएगा कि कोविड के बाद हमें मालूम पड़ा इम्यून सिस्टम बड़ा स्ट्रांग होना ज़रूरी है, तो क्या इस वायरस के अंदर भी ऐसा ही है कि जो लोग पहले से वीक इम्यून्स के साथ होंगे उनको ईजिली अटैक करेगी ये वायरस? कुछ बताएंगे इस बारे में? ये देखें, सेहतमंद आदमी को तो ख़तरनाक बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसकी 4 यानी 0.4% इसकी मोर्टेलिटी है। और ये भी मोर्टेलिटी मोस्टली उन लोगों से आती है जिनको हम वल्नरेबल पॉपुलेशन कहते हैं, ख़ासकर वो लोग जो ऑलरेडी बीमार हैं, कैंसर में मुब्तला हैं, या उन्होंने अपने गुर्दे की पेवंदकारी कराई है, जिगर की कराई है, और वो इम्यूनो सप्रेसिव दवाइयाँ ले रहे हैं इम्यूनिटी को सप्रेस करने के लिए, या वो वैसे स्टेरॉयड ले रहे हैं दमे के लिए, जोड़ों की दर्द के लिए किसी वजह से, उनमें ये ख़तरनाक है। और बाकी एक आम आदमी के लिए ये हरगिज़ ख़तरनाक नहीं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये ज़ाहिर है कम्युनिकेबल डिज़ीज़ है, तो एक से दूसरे को लग सकती है, तो इसलिए इसकी थोड़ी सी तशवीश होती है। बाकी है सच इसका कोई ऐसी नहीं है, ये सांस से नहीं फैलती, खाना इकट्ठे खाने से नहीं फैलती, सिर्फ एक दूसरे को टच करने से ये जिस्म टू जिस्म। तो डॉक्टर साहब, इस वक्त आप में ये जो इंतज़ामिया है उसका क्या किरदार है इस वायरस को रोकने के लिए? आप लोग क्या स्टेप्स ले रहे हैं? देखें, पंजाब गवर्नमेंट ने इसमें बेसिकली हमने परसों से ही सारे इंतज़ामात शुरू कर दिए थे। थ्रू आउट पंजाब जितने हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं और हर शहर में टीचिंग हॉस्पिटल्स जो हैं, बड़े हॉस्पिटल्स, एक बड़ों के लिए और एक बच्चों के लिए, क्योंकि ज़्यादातर अफेक्ट ये करती है 8 से 15 साल के बच्चों को, लेकिन किसी उम्र में भी ये हो सकती है। तो इसलिए दोनों हॉस्पिटल्स को अलर्ट भी किया, और दोनों हॉस्पिटल्स में हमने ये इंश्योर किया कि डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ हैं। जो इसकी तशख़ीस है बेसिकली वो फिंसी हैं जो मैंने ज़िक्र किया आपसे, उन फिंसियों से हम स्वाब लेते हैं, जैसे नाक से लेते थे कोविड में, तो ये उससे स्वाब लेके उसका PCR करते हैं, और उस PCR का रिज़ल्ट चंद घंटों में आ जाता है, और वही इसका गोल्ड स्टैंडर्ड है, डायग्नोस्टिक टेस्ट है। और उसके अलावा हमने इसका ये किया कि जो अवेयरनेस वगैरह की कैंपेन आपके साथ बात कर रहे हैं, तो ये भी ज़ाहिर अवेयरनेस है कि खामखा एक दूसरे को गले ना मिलें, हाथ ना मिलाएं, थोड़ी सी फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग रखें, और अगर ख़ास कर किसी में ये अलामात हैं वायरल इन्फेक्शन की, उसके खांसी, बलगम या इस किस्म की चीज़ें हैं, तो वो अपने आप को घर में महसूस कर ले। ख़ासकर अगर उसके रैश निकल आती है, जैसे मैंने कहा वेजिकल्स या फिंसी फोड़े निकल आते हैं जिस्म पे बीमारी के बाद तो या बीमारी के दौरान, तो उसको तो फौरी तौर पे किसी भी मुस्तनिद अच्छे सरकारी हॉस्पिटल में जाना चाहिए ताकि उसका टेस्ट हो। उसके बाद हमने तमाम हॉस्पिटल्स में आइसोलेशन फैसिलिटीज़ की, बैरियर नर्सिंग की, PPEs चाहिए आपको नर्सेज़ के लिए, डॉक्टर्स के लिए और रिलेटिव्स के लिए, वो सारी फराहम की अच्छी मकदार में। और PCR के जो टेस्ट की बात कर रहा हूँ उसके 200 के करीब टेस्ट हमने इंपोर्ट करके स्टॉक में रखे हुए हैं कि अल्लाह ना करे ज़रूरत पड़े, लेकिन अगर पड़े तो हम ये कर सकें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होगा कि जैसे ये 2 मरीज़ जो इस्लामाबाद में आए, दोनों सऊदी अरेबिया से आए, दोनों में से एक तो वहाँ पे कन्फाइनमेंट में था, वो तो बेसिकली डिपोर्ट होना था, उसने टैक्सी ड्राइवर था और उसको कन्फाइनमेंट में रखा गया, वहीं उसको अलामात शुरू हुई। जद्दा में वो डिटेक्ट नहीं हुआ एयरपोर्ट पे, ना कन्फाइनमेंट अथॉरिटीज़ पे, और वो जहाज़ बोर्ड कर गया, और जहाज़ में उसकी तबीयत ख़राब हुई, उसको अलहदा सीट दे दी गई और थोड़ी सी पैरासीटामोल दी गई, और उसको फिर इस्लामाबाद में भी फेलियर हुआ सिविल एविएशन अथॉरिटी का कि वो उसको डिटेक्ट नहीं कर सके।
तो वहाँ से जब वो घर गया तो उसकी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई, पिम्स गया तो वहाँ टेस्ट हुए। ये इंतहाई एक तशवीशनाक चीज़ है, क्योंकि हमारे बॉर्डर की सिक्योरिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सारी की सारी बीमारी जितनी भी अब तक 2 मरीज़ आए हैं ये इम्पोर्टेड है। पाकिस्तान से इसका शुरुआत होना मुमकिन मेरा नहीं ख्याल है, और इसलिए हमें अपने बॉर्डर्स को, जो हमारे डॉक्टर्स एयरपोर्ट में, उनको हाई अलर्ट करना है। तो हमने टीचिंग एंड ट्रेनिंग उनकी शुरू की। ये पहले भी जब मैं यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर था तो वहाँ भी हमने की 3 साल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी और साथ में टीचिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ डॉक्टर्स ये बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर जावेद, बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, और इससे नाज़रीन बचने के लिए हमें एहतियात करना होगी, बर वक्त इसकी तशख़ीस होना बहुत ज़रूरी है। घर पर ना बैठिए, पैरासीटामोल खाकर डॉक्टर से रुजू कीजिए। और यकीनन याद रखिए कि ये बीमारी कंटेजियस है। वो जो दाने बन जाते हैं, जो आप पॉक्स देख रहे थे फुटेज के अंदर, उनसे जो पानी निकलता है वो जहाँ भी लगता है फिर वहाँ पर वो मंकी पॉक्स ट्रांसफ़र हो जाती है उस शख्स के अंदर। तो बहुत ख्याल रखना है, फिजिकल कॉन्टैक्ट कम कर दीजिए और एहतियात बरतिए, अवेयर रहिए, अपने आसपास देखते रहिए। अगर किसी में आपको सिम्टम्स नज़र आते हैं तो उनसे कहिए कि अपने आप को चेक कराएं, अपने डॉक्टर से रुजू करें, क्योंकि यकीनन मंकी पॉक्स खतरनाक एक वायरस है। अफ्रीका से आई है। पाकिस्तानी को वैसे शहरिश बंदरों से इतना प्यार नहीं है जितना अफ्रीकी लोगों को है, इसलिए वहाँ पर ज्यादा ट्रांसफर हो सकती है, यहाँ हो गई है बिल्कुल। और अब तो खैर ये भी खदशा है कि किसी बड़े पैमाने पर ना ये चीज़ फैल जाए। एनी हाउ, एहतियात की अगर हम बात करेंगे तो एहतियात में हमें वैक्सीनेशन जो है ना वो बहुत एक ज़रूरी एलिमेंट है। कुछ लोग बहुत भागते हैं वैक्सीन से कि पता नहीं क्या सिम्टम्स होंगे, और किडनीज ख़राब हो जाते हैं, पता नहीं क्या हो जाता है। नोवाक जोकोविच ने अभी तक कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाई है। अच्छा जी, अभी तक नहीं लगवाई है? हाँ, उन्होंने अपना बड़े बड़े टूर्नामेंट्स उन्होंने मिस कर दिया, ऑस्ट्रेलियन ओपन मिस कर दिया था इसी वजह से। आप अंदाजा लगाएं कि वैक्सीन नहीं लगवा रहे। ये जब एक माइंडसेट आपका बन जाता है तो फिर आप किसी भी लेवल पे हो, आपके पास अवेयरनेस भी हो, लेकिन आप डरते इतना हो कि आप उस तरफ नहीं जाते हो। मैं भी उनकी तरह हूँ वैसे। अच्छा, आपने भी नहीं लगवाई? नहीं लगवाई है, मजबूरन पाकिस्तान में फंस गए थे, लेकिन वैसे दिल नहीं चाहता। अगर पता नहीं, बहुत सारे मिथ्स भी तो बन गई थी ना कि ये हो जाता है और ऐसा हो गया है, चिप्स लग रही हैं लोगों में, करंट लग जाता है, बल्ब ऑन हो जाता है, पता नहीं क्या क्या है। नहीं, हर साल अप्रैल के जो लास्ट वीक है उसमें वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक यानी कि आलमी हफ्ता बराए हिफाजती टीका जात मनाया जाता है। और इस बारे में आगाही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो वालिदैन अपने बच्चों को पैदाइश के फौरी बाद से हिफाजती टीकों का कोर्स शुरू नहीं करवाते, उनके बच्चों को संगीन और जानलेवा बीमारियों का शदीद ख़तरा रहता है। और इम्यूनाइजेशन या फिर वैक्सीनेशन के अमल की क्या अहमियत है और हिफाजती टीके लगवाना कितना ज़रूरी है, इस हवाले से तलब हम बात करते हैं। माशाल्लाह, आप लीड करें, मैं आपके पीछे पीछे। चलिए जनाब, डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, CEO हैं शौकत खाना मेमोरियल ट्रस्ट के। डॉक्टर फैसल, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हर साल अप्रैल के लास्ट वीक में वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक यानी कि आलमी हफ्ता बराए हिफाजती टीका जात हम मनाते हैं। इस बारे में बताइएगा कि इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन के अमल की क्या अहमियत है आपकी नज़र में? इस हफ्ते में बहुत सारी इन्फेक्शियस डिजीज़ के ख़िलाफ़ जो हिफाजती टीके इस्तेमाल किए जाते हैं उनके बारे में आगाही आम करना है। ये वो हिफाजती टीके हैं, इंजेक्शंस हैं, वैक्सीनेशंस हैं, इम्यूनाइजेशन है जिसके ज़रिए बहुत सारी ख़तरनाक बीमारियां और उनका फैलाव रोका जा सकता है। और इनकी यही अहमियत है कि इनके मुनासिब इस्तेमाल के ज़रिए लाखों जानें बचाई जा सकती हैं और बहुत से लोगों को ऐसी बीमारियों से बचाया जा सकता है जो कई दफ़ा बहुत सीरियस मेडिकल इफ़ेक्ट्स देती हैं। मिसाल के तौर पे लोगों को पैरालाइज कर सकती हैं, जैसे तो डॉक्टर साहब कौन कौन से ऐसे अमराज हैं, कौन कौन से ऐसे अमराज हैं जिनसे हिफाजती टीका जात की बदौलत हम महफूज रह सकते हैं, बचा जा सकता है? इसमें बहुत सी इन्फेक्शंस हैं। सबसे बढ़ के जो रिसेंट टाइम्स में जिसके बारे में हर किसी को तकरीबन पता है वो तो आपने कोविड के बारे में सुना जिसके हिफाजती टीके थे, लेकिन पोलियो के लिए भी हिफाजती कतरे और टीके मौजूद होते हैं। इसी तरह टेटनस के लिए हिफाजती टीके मौजूद होते हैं। बहुत सी जो बचपन की बीमारियां हैं, टेटनस का मैंने जिक्र कर दिया, उसके अलावा डिफ्थीरिया, पर्टसिस हैं जिसको वूपिंग कॉफ बोलते हैं। डिफ्थीरिया एक और बीमारी है, उसके ज़रिए उन बीमारियों को रोका जा सकता है। हेपेटाइटिस बी के लिए वैक्सीनेशन मौजूद है जिसके ज़रिए हेपेटाइटिस बी के फैलाव को रोका जा सकता है। इन्फ्लुएंज़ा जो सीजनल इन्फ्लुएंज़ा होता है हर साल अमूमी तौर पे सर्दियों में,
जो इन्फ्लुएंज़ा आता है उसके फैलाव की रुकावट के लिए भी टीके मौजूद हैं। और कुछ और ऐसी बीमारियां हैं जिनके लिए कुछ हिफाजती टीके मौजूद हैं जिनका बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता, लेकिन वो भी अपना असर दिखाती हैं। निमोनिया के ख़िलाफ़ कुछ वैक्सीनेशन मौजूद हैं। इसी तरह ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एक जरासीम है जो बच्चादानी के कैंसर का सबब बनता है, उसमें भी उसके बचाव के लिए भी वैक्सीनेशन मौजूद है। तो इस तरह बहुत सी ऑप्शंस हैं, लेकिन जाहिर है आपने हमेशा अपने डॉक्टर से, तबीब से या अपने बच्चों के पीडियाट्रिशियन से जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं उनसे मशवरा करके देखना है कि कौन सा टीका है जो उनके लिए बेहतरीन है और कौन सा टीका है आलमी इदारा सेहत और हमारी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का। डॉक्टर फैसल, मेरी ख्वाहिश है कि दिमागी बीमारियों से बचने का भी कोई टीका ईजाद कीजिए। हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम दिमाग ख़राब है। सैडली हम मेंटल डिसऑर्डर्स को डायग्नोस करते नहीं है, रिकग्नाइज करते नहीं है, इसीलिए उसकी शायद कोई वैक्सीन बनती नहीं है। ये बताइए, कैंसर के लिए कोई वैक्सीन बनी है या नहीं? मैंने एक जिक्र किया जी, हेपेटाइटिस बी जो है वो कई दफ़ा अगर क्रॉनिक हो जाए तो फिर वो सिरोसिस यानी लिवर की डैमेज करता है और वहाँ भी कई दफ़ा उसमें कैंसर जन्म ले लेता है। तो हेपेटाइटिस बी एक तरह से लिवर कैंसर के बचाव में भी मदद करता है। एक मैंने आपको मिसाल दी। दूसरा ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV एक और वायरस है जो आमतौर पर बच्चादानी के जो कैंसर है उसका सबब बनती है। उसके लिए भी एक हिफाजती टीका मौजूद है जो यंग लड़कियों या लड़कों में भी लगाया जा सकता है, जिससे कि पॉपुलेशन के अंदर इस मर्ज़ का फैलाव। ठीक है डॉक्टर साहब, अभी हम को बहुत से वालिदैन देख रहे हैं, उनकी मालूमात के लिए बताइएगा कि पैदाइश के साथ ही बच्चों को कौन कौन सी वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है और इसकी अहमियत भी बताइएगा, क्योंकि बाज़ू का बिल्कुल पेरेंट्स इसको इग्नोर कर देते हैं, नहीं लगवाते। अच्छा, मैं आपको बजाय इसके कि ये नाम सारे गिनाऊं के कौन से हैं, ये सबको भूल जाते हैं या लोग कंफ्यूज कर सकते हैं। मेरी गुजारिश ये होगी कि इस मामले में जो हुकूमत का प्रोग्राम फॉर इम्यूनाइजेशन है यानी हिफाजती टीकों का जो प्रोग्राम है उसके दफ्तर में जाइए और वहाँ से इम्यूनाइजेशन लगवाएं या अपने पीडियाट्रिशियन जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं उनसे मशवरा करें। उनको वो तमाम जो मुतअद्दी इमराज़ हैं जो बच्चों में होते हैं जिनके फैलाव के ख़िलाफ़ टीके या हिफाजती इक़दाम किए जा सकते हैं, उनकी डिटेल्स बताती हैं और उसका स्केड्यूल पता होता है कि कौन सा बर्थ पे लगेगा टीका, कौन सा जो है 2 महीने बाद लगेगा और उसके जो रिपीट डोजेज़ हैं वो कितने महीनों या कितने सालों के बाद लगेंगी। तो ये टेक्निकल फील्ड है। बजाय इसके कि हम टेलीविज़न के ऊपर हम आपको हिफाजती टीकों के नाम बताएं और आप उनको लिखते फिरें, मेरा मशवरा है कि जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है हमारा EPI एक्सपेंडेड प्रोग्राम फॉर इम्यूनाइजेशन सारी पाकिस्तान में है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में मुख्तलिफ वैक्सीनेशन के जो अमल हैं उनके हवाले से अवाम में बाज़ फहमियाँ भी पाई जाती हैं। उन गलत फहमियों से इन बीमारियों के खिलाफ जंग पर क्या असरात मुरतब होते हैं? गलत फहमियाँ आजकल दौर सोशल मीडिया का है और इंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन दोनों की भरमार है। इंफॉर्मेशन भी सबको अवेलेबल है, सबके पास बहुत सारे दुनिया में इंटरनेट और दीगर सोर्सेज मौजूद हैं जिससे लोग मालूमात लेते हैं, लेकिन साथ साथ इनएक्यूरेट या हाफ एक्यूरेट कह लें या पार्शली ट्रू इन्फॉर्मेशन भी जो है वो फैलाई जाती है। बल्कि मैंने नोट किया है कि कई दफ़ा, और ये बड़ी अहम चीज़ है, कि कई दफ़ा कुछ सच और झूठ की आमेज़िश करके उसको फैलाया जाता है और उस सच की वजह से जो झूठ वाला हिस्सा साथ जुड़ा होता है वो भी सच के साथ फैलना शुरू हो जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप क्रेडिबल सोर्सेज, आलमी इदारा सेहत है, नेशनल हेल्थ सर्विसेज की वेबसाइट है, जो हमारे प्रोविंशियल हेल्थ डिपार्टमेंट्स हैं उनकी वेबसाइट्स हैं, या मुस्तनद इदारे या मुस्तनद डॉक्टर साहिबान जो हैं उनका मशवरा लेके आप फैसला करें, बजाय इसके कि किसी गलत डॉक्टर साहब के ऊपर रिलाई करें। डॉक्टर साहब मेरी तो बड़ी देरीना, डॉक्टर साहब मेरी देरीना ख्वाहिश ये है कोई झूठ की वैक्सीन भी निकालिए, कोई चोरी की वैक्सीन भी निकालिए। सैडली हम देख ही रहे हैं कि जो असल हमारे प्रॉब्लम्स है उनकी वैक्सीन निकल नहीं रही है। बस हाँ, औरतों के जो है ना मुंह में बहुत सारी चीज़ें बड़ी करने के लिए वैक्सीन ज़रूर निकाल दी जाती थी। ये बताइए, माजी करीब में दुनिया भर में कोविड-19 जब फैला था, जो वायरस निकली थी, तो उसे भी वैक्सीन की मदद से ही कंट्रोल किया गया था। क्या इसे वैक्सीन की कामयाबी की एक मिसाल के तौर पर पेश कर सकते हैं, या फिर आप जानते हैं लोगों का वैक्सीन पर इतना एतमाद और उतना ट्रस्ट नहीं है? बिल्कुल जी,
देखिए कोविड के फैलाव में जो रुकावटें डाली गई उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें थीं, बहुत सारी इंटरवेंशन थी, मोबिलिटी की रिस्ट्रिक्शंस थी, मास्क का इस्तेमाल था। लेकिन मैं समझता हूँ कि वैक्सीन्स एक एज बतौर आला-कार बहुत अहम था कोविड के फैलाव को रोकने के लिए। तो बिल्कुल ये एक बहुत रीसेंट और वाज़ेह मिसाल है हमारे सामने। डॉक्टर साहब, फाइनली मुल्क में किसी भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम की कामयाबी कैसे मुमकिन हो सकती है? इस हवाले से मीडिया क्या किरदार अदा कर सकता है? जो गलतफहमी है स्पेशली मैं चाहूँगी उस पर काम होना बहुत ज़रूरी है। और वालिदैन अक्सर जो एक्सपायरी है वो पढ़े बगैर भी वैक्सीन लगवा देते हैं और फिर उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और समझा ये जाता है कि शायद वैक्सीन लगवाने से ये हो गया, गलती हालांकि अपनी होती है। इस पर रहनुमाई कीजिएगा। देखिए वैक्सीनेशन या किसी भी पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन में ना मुख्तलिफ उसके एलिमेंट्स फैसेट्स होते हैं और उसमें अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन होती है, अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीनेटर्स होती है, सप्लाई है, कोल्ड चेन है, ये सारी चीज़ें तो अहम हैं। लेकिन यकीन करें कि ये सब कुछ भी कर लें, लेकिन अगर लोगों में इसकी आगाही ना हो, इसके बारे में उनको इन्फॉर्मेशन ना हो और ख़ास तौर पे अगर मिस इन्फॉर्मेशन हो और लोग अच्छी वैक्सीन से इनकार करना शुरू कर दें या ना इस्तेमाल करें या यूँ कहिए कि लापरवाही करें और अपने बच्चों को वो हिफाजत ना फराहम करें जो इन टीकों के ज़रिए मिल रही है, तो ये सबसे ख़तरनाक एलिमेंट है। मैं समझता हूँ कि अगर इन्फॉर्म्ड होती है पब्लिक, इसीलिए मीडिया का रोल बहुत ज़्यादा अहम है। मीडिया के ज़रिए हम इन वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन और प्रोग्राम्स की अफादियत आप तक पहुँचा सकते हैं और आपको यकीन दिला सकते हैं कि दुनिया के बेहतरीन माहिरीन और इस मामले में जो बेहतरीन दिमाग हैं उन्होंने ये चीज़ें डेवलप करके दी हैं और इनका इस्तेमाल हमारी सेहत आम्मा के लिए और हमारे इंडिविजुअल के लिए, हमारे फ़र्द के लिए, जो बच्चा हमारे सामने है या जो एडल्ट हमारे सामने है जिसको वैक्सीनेशन की ज़रूरत है, उसका फ़ायदा है। सो पब्लिक हेल्थ का तो है ही है और ज़ाहिर है जो एक फ़र्द है ये वैक्सीन लगवाता है उसको भी इससे बेहतरी जिसे कहते हैं एक्सपेक्ट करनी चाहिए। तो मेरी दरख्वास्त ये होगी कि हमेशा क्रेडिबल सोर्सेज से, उन तमाम वेबसाइट और इंफॉर्मेशन सोर्सेज से रुजू करें जो मुस्तनद करार। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हमारे साथ मौजूद थे, CEO शौकत खान मेमोरियल हॉस्पिटल। यकीनन पाकिस्तान में सारे 2 किस्म के लोग हैं, एक वो जो टीका देखते ही डर जाते हैं, मेरे दोस्त हैं फवाद, वो टीका देखते हैं, सुई देखते हैं, एकदम से डर जाते हैं, मैंने नहीं लगवाना। और दूसरे वो लोग हैं जो बड़े शौक से सुइयाँ लगवाते हैं, उनको बड़ा मज़ा आता है टीके लगाने में। तो बड़ा प्रॉब्लम है, हम एक्सट्रीम एंड्स पे हैं दोनों तरफ। लेकिन तरह मैं फिर से वही बात करूंगी कि एक्सपायरी जो है वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। समटाइम्स कोताही हॉस्पिटल की तरफ से तो होती ही है, लेकिन हम लोग भी नहीं चेक करते हैं, जिसके बाद साइड इफ़ेक्ट्स के बाद हम डर जाते हैं, दूसरों को भी मशवरा देते हैं कि टीका मत लगवाना, हिफाजती, मेरे बच्चे को ये हो गया था। तो थोड़ा सा आपको भी ख्याल करना पड़ेगा, तो अभी चीज़ें बेहतर चलेंगी। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम गुर्बत के खात्मे का टीका ईजाद कर सकें, हम बेरोजगारी के खात्मे का टीका ईजाद कर सकें, हम जहालत के खात्मे का टीका ईजाद कर सकें। ब्रेक लेते हैं। आशा सा वक्त भी आए आफ्टर दिस ब्रेक। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाजरीन, और अब कुछ बात हम करेंगे उन अफवाहों की जो कि आजकल तलहा गर्दिश में है। तो हमारा सेगमेंट अब शुरू होगा उतार चढ़ाव के नाम से, इकोनॉमी के हवाले से। बिल्कुल, मुल्क की मईशत की जो सूरत हाल है उसमें हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान में अब डीमोनेटाइजेशन के हवाले से अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। मुल्क की मईशत को सहारा देने के लिए वाकई कोई नई पॉलिसी बनाई जाएगी या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आम पाकिस्तानियों को डीमोनेटाइजेशन के बारे में ज़्यादा इल्म नहीं होता। मुझे भी नहीं है भाई, आपको है? बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। मैं ये सोचने पर मजबूर हूँ कि हम 5000 का नोट तो बंद नहीं कर सके, सारे नोटों को कैसे बंद करेंगे, पेपर करेंसी को कैसे बंद करेंगे, किस तरह हम इलेक्ट्रॉनिक मनी के ऊपर आएंगे, कार्ड्स का इस्तेमाल आम बनाएंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में तो अगर कोई चार्ट भी बेच रहा है तो उसके पास भी स्कैन करके पे करने का ऑप्शन मौजूद होता है, पेपैल, बहुत सारे फिनटेक के प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जिसके थ्रू आप ऑनलाइन पेमेंट्स कर सकते हैं। पाकिस्तान में भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं इसको यूज़ करने के लिए। लेकिन जो काला धन है, जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है, जो टैक्स से बचने के लिए कैश पे काम करते हैं, कहते हैं कुत्ते की दुम को 30 साल भी पाइप में बंद रखा जाए तब भी वो सीधी नहीं होती, टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। हमारी कौम का भी कुछ ऐसा ही हाल हो गया है जो काले धन में काम करते हैं। मजीद इस पर रहनुमाई हमारी करेंगे शब्बर जैदी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, साबिक गवर्नर स्टेट बैंक है। जैदी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब तक मुल्क की मुआशी जो सूरत हाल है वो संभल नहीं सकी है, डिफ़ॉल्ट होने के करीब हैं हम लोग। तो शब्बर साहब, इस सारी सूरत हाल में डीमोनेटाइजेशन की खबरें गर्दिश में हैं,
मैं चाहूँगी इस पर बताइएगा कि ग्राउंड पर सूरत हाल क्या है। काम पाकिस्तानी मुकम्मल डिफ़ॉल्ट हो चुका है, लेकिन चाइना से बड़ी उम्मीदें हैं। चाइना में क्या हो रहा है सर, और क्या 1-2 हफ्तों में कोई अच्छी खबर आने वाली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज IMF ने पाकिस्तान का रिव्यू इशू किया है और उसमें जो उन्होंने पोजीशन दिखाई है वो कोई खुश आइन नहीं है। वो जो पोजीशन हमारी फॉरेन करेंसी अकाउंट की जो थी वहीं की वहीं बाय एंड लार्ज रही है और वो 2027 तक हमारी पोजीशन को उन्होंने प्रोजेक्ट किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो मईशत है उसमें पिछले 1 साल के अंदर, जो तकरीबन 1 साल गुजरा है, उसमें जो भी कुछ हुआ है वो IMF के कंडीशनलिटीज को पूरी करने के लिए हुआ है और उसने पाकिस्तान की मईशत को प्रेशर में डाला है। अच्छा या बुरा का फैसला अलग होगा, मगर जो सबसे बुनियादी सवाल है वो ये है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कोई भी ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं सामने लाई या कोई ऐसा इकोनॉमिक एक्शन सामने नहीं लाई जिससे पाकिस्तान की मुश्किलात में कमी हो सकती। दूसरी बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी से, स्पेशली IMF से एक बहुत जिसे कहते हैं कोल्ड शोल्डर मिल रहा है। मतलब वो हमारी तकरीबन 4 महीने हो गए हैं और हम स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं कर पा रहे हैं और हमारे वजीर आजम साहब और हमारे वजीर खजाना साहब और पब्लिकली ये कह रहे हैं कि हमने सारी शर्तें पूरी कर दी हैं। तो और IMF की तरफ से कोई सवाल जवाब नहीं आता कि वो क्यों ये कह रहे हैं। तो ये एक बड़ी परेशानी की बात है पाकिस्तानियों के लिए कि आखिर क्या बात है कि एक मुल्क का वजीर आजम वजीर खारजा ये कह रहा है कि तमाम शराइत पूरी हो गई हैं और IMF स्टाफ लेवल एग्रीमेंट करने के लिए भी तैयार नहीं है और वो कोई चीज सामने भी नहीं ला रहा है। मैंने इस बारे में पहले भी आपको बात की थी और मैं आज दोबारा ये कह रहा हूँ कि बुनियादी मसला जो है वो ये है कि चाइना का जो डेट है, जो उसकी पेमेंट ड्यू है, उसके ऊपर IMF कंफर्टेबल नहीं है और वो इनको प्रेशर डाल रहा है कि आप उनके साथ कोई माहिदा लेके हमें कोई प्रैक्टिकल कंसिडरेशन लेके दें। मैं इस बारे में कोई पेशीनगोई नहीं करना चाहता, मगर मेरा अपना ख्याल है कि जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चाइना गए हैं वो शायद इसके बारे में कोई बात करें और ये मसला। बिल्कुल बिल्कुल जैदी साहब आपने ठीक कहा। थोड़ा सा मैं तस्दीक कर दूं, वेरी सॉरी, मैंने शायद रजा बाकर साहब और शबर जैदी साहब के डेजिग्नेशंस को आपस में मिक्स कर दिया है। चेयरमैन FBR हैं बिल्कुल जैदी साहब। तो शबर साहब, क्या पाकिस्तान में डीमोनेटाइजेशन का अमल कारगर साबित हो सकता है? ये अमल क्या होता है, डीमोनेटाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है, ये तलहा भी समझना चाहते हैं। मुझे मैं समझ गया हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब ये बिल्ली के ख्वाब में छिछड़े हैं। जी शबर साहब। देखिए, डीमोनेटाइजेशन बुरी चीज नहीं है। मैं प्रमोट करता रहा हूँ कि डीमोनेटाइजेशन होनी चाहिए कि लोगों की ब्लैक मनी सामने आए और मगर पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ गया है वो ये आ गया है कि जो चीज पाकिस्तान में होल्ड की गई है ब्लैक मनी की शक्ल में, वो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का करेंसी नहीं है बल्कि वो फॉरेन करेंसी है। और मेरी ये